हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेक्चर का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के डेवलपमेंट और उसके बैकग्राउंड को समझा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। और हम लोगों ने उन चारों ब्लॉक को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि उन सारे एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं और मेटेलोइड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है, उनको अभी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल और थर्ड है मेटेलोइड्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलोइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे। तो हम लोग देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में उन लोगों का पोजीशन किस तरह का है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं वो सारे मेटल्स हैं। जो भी ये ग्रीन कलर में मेटल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो कि सारे एस ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, और सारे डी ब्लॉक भी हैं, और पी ब्लॉक के भी कुछ पार्ट्स हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं जिगजैग लाइन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। और जो भी एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, ये दोनों सीरीज मेटल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सारे लोग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। और पी ब्लॉक में एक देख रहे हैं कि जो येलो पार्ट से रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये येलो पार्ट, इसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में नॉन मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए थे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। और ये जो बीच में एक पोर्शन बच गया है, इसको हम लोग मेटलोइड्स बोलते हैं। मेटलोइड्स का मीनिंग ये होता है कि ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टीज होता है, इसलिए इनको हम लोग मेटलोइड्स बोलते हैं, या इनको सेमी मेटल्स भी बोल देते हैं। तो आज हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज। मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आप सब लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो भी कंडक्टर होते हैं वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, हम लोग के अपने घर में जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, या जो हीट का कंडक्टर हो, जो कि मेटल्स होते हैं, कभी आयरन होते हैं, कभी एल्युमिनियम होते हैं, जिसके हम लोग के किचन में पोर्ट्स बने होते हैं, वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं। ये मेटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज नंबर 2 है वो हाई लस्टर होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स का एक अपना स्पेसिफिक चमक होता है। इसको उनमें एक तरह का लाइट होता है, उसमें चमक होता है। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स का। इसका प्रॉपर्टीज नंबर 3 है वो डक्टाइल एंड मैलिएबल होते हैं। डक्टाइल का मीनिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस भी एलिमेंट का, मेटल का, उनको हम लोग पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे डक्टाइल का मीनिंग होता है
we can convert it into thin sheet। हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि मेटल्स होते हैं, मेटल्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको डक्टाइल बोलते हैं। डक्टाइल का मीनिंग ये होता है कि उस मेटल्स को, एलिमेंट को हम लोग पीट पीट कर थिन शीट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। और मेलिएबल का मीनिंग ये होता है, मेलिएबल का मीनिंग ये होता है वी कैन कन्वर्ट इट into thin wire। मेलिएबल का मीनिंग ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स को हम लोग थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने हाउस होल्ड में देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, कभी कभी आयरन के भी होते हैं। तो ये सारे जो मेटल्स हैं इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आप लोग जानते होंगे कि जो मेटल होते हैं उनके एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल। और एक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। ये हम लोग भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो भी मेटल्स होते हैं, जिस एलिमेंट का मेटालिक प्रॉपर्टीज होता है वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली लूज कर देते हैं और किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एस ब्लॉक को भी डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है मेटल्स का। ये सारे आप लोग नोट करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेटल्स के बारे में। इसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स का भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कार्बन या सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग ये होता है कि जब भी हम किसी नॉन मेटल के ऊपर प्रेशर देंगे या फोर्स लगाएंगे, मतलब उसको पीटेंगे, तो वो टूट जाएगा। जैसे हम लोग ग्लास या किसी रॉक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उसको पीटते हैं तो वो टूट जाता है। उसी तरह से नॉन मेटल्स का भी एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, ये इनके ऊपर जब भी हम लोग पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे। और एक अनदर थर्ड इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं। ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं पी ब्लॉक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने फ्लोरीन, क्लोरीन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ा था कि वो सारे जो नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं और वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये जो भी नॉन मेटल्स हैं वो जनरली मेटल से ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों मिलकर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेंगे। ये नॉन मेटल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे मेटेलॉइड्स के बारे में। एलिमेंट्स का जो भी हम लोग क्लासिफाई किए थे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में, तो हम लोग अब मेटेलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। इसके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। आजकल हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही हैवी डिमांड है। तो सेमीकंडक्टर का हैवी डिमांड इसलिए होता है कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं और नॉन कंडक्टर भी नहीं होते हैं, ये बीच का होते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ही हैवी डिमांड है। तो ये मेटेलॉइड्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर। और इसके बाद हम लोग अनदर सेकंड पॉइंट देखेंगे कि इनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो ब्रिटलनेस होते हैं। इनके ऊपर भी हम लोग अगर फोर्स लगाएंगे, इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, जैसे कि नॉन मेटल्स के साथ होता है। इसी तरह के ये ब्रिटल होते हैं। और इनके एक अनदर प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज है कि इनके प्रॉपर्टीज कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। जैसे जो भी मेटेलॉइड्स हैं उनके प्रॉपर्टीज को हम लोग जब भी स्टडी करेंगे तो हम लोगों को टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं उनको हम लोग को कंसीडर कर कर चलना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है टेम्परेचर, वो कंडीशन है टेम्परेचर, और सेकंड कंडीशन है प्रेशर। और बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होते हैं और ह्यूमिडिटी भी होते हैं। ये सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनके प्रॉपर्टीज शो होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे कि मेटेलॉइड्स के ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज आप सब लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम को हम लोग, एक पार्टिकुलर एटम को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के कितने नज़दीक है, इस चीज को हम लोग पेनिट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द प्रोक्सिमिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग जब भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस कहाँ है, इस चीज को हम लोग प्रोक्सिमिटी बोलते हैं। वो न्यूक्लियस के कितने नजदीक हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एस ऑर्बिटल होते हैं उनके प्रोक्सिमिटी सबसे हाई होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए इनका पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई होता है। इसके बाद होते हैं पी ऑर्बिटल के, इसके बाद होते हैं डी ऑर्बिटल के, और इसके बाद होते हैं एफ ऑर्बिटल के। सो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन का जो मेन मीनिंग होता है, ये मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वो किसी भी ऑर्बिट में है तो वो न्यूक्लियस के कितने नजदीक है, तो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक एस ऑर्बिटल होते हैं, और उसके बाद पी ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद डी ऑर्बिटल होते हैं, और उसके बाद एफ होते हैं। इसका जो फाइनल मीनिंग ये है कि जो भी एफ ब्लॉक है ये सबसे ज्यादा दूर रहते हैं न्यूक्लियस के,
न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर f ऑर्बिटल होते हैं। उसके अंदर में जब भी हम लोग इंटर करेंगे तो उसके बाद d ऑर्बिटल मिलते हैं और उसके बाद p ऑर्बिटल मिलते हैं और उसके बाद s मिलते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जो भी s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहेगा, तो इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई रहेगा। और जो p ऑर्बिटल होगा तो s के बाद आते हैं, इसलिए p ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर उससे कम होगा और उससे कम होगा d का, क्योंकि d तो p के बाद भी आते हैं और उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा हो गया, इसलिए d का पेनिट्रेशन पावर p से कम होता है। और उसके बाद आते हैं f ऑर्बिटल, जो कि f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, इसलिए उनका पेनिट्रेशन पावर काफी कम होता है। और हम लोग ये देख लिए कि पेनिट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोक्सिमिटी है जो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक में रहेंगे तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इस कारण से न्यूक्लियस आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे और जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक रिपेल करेगा। इट मीन्स कि वो न्यूक्लियस से दूर भागेगा। तो इसी का मीनिंग ये होता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण शील्डिंग इफेक्ट आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके जो सेम चार्ज हुए, सेम टाइप ऑफ चार्ज हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को न्यूक्लियस से दूर हटाने की कोशिश करते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं और इसको हम लोग इमेज के थ्रू कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस इमेज में, ये है न्यूक्लियस, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो ब्लू कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। और आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हैं तो इनको प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है तो न्यूक्लियस के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये जो भी इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टिंग फोर्स एक फील करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम सब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है। वो कौन खींचता है? वो एक न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग फोर्स खींचता है। तो इस कारण से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आना चाहते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जब सारे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर न्यूक्लियस अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो कैसा होगा, हम लोग इस तरह से देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे। ये न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है निगेटिवली चार्ज को, किंतु रियल में ये होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट तो हो गए, किंतु ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के आपस में
एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने आपस में ही एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। रिपल्सिव फोर्स का मीनिंग ये होता है कि जब सेम टाइप ऑफ चार्ज के पार्टिकल नजदीक आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारे तो निगेटिवली चार्ज हैं, वो सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नजदीक आएंगे तो उनको एक रिपल्सिव फोर्स महसूस होता है, जिस कारण से वो सारे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने लगेंगे। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर जाने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब दूर जाने लगेंगे तो ये दूर क्यों गए? तो ये रिपल्सिव फोर्स के कारण गए। रिपल्सिव फोर्स कौन लगाया? तो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन ही लगाए। और रिपल्सिव फोर्स किनके ऊपर लगा? तो रिपल्सिव फोर्स भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही लगे। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन और दूर जाना चाहेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन और दूर जाना चाहेंगे क्योंकि अंदर में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और वो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए वो सारे इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगेंगे। तो जो दूर जाने का जो कंसेप्ट है, इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाने लगा तो ये जो इफेक्ट आया, इस इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट को, जो देख रहे हैं कि outer electrons experience an attractive force from the nucleus and repulsive force from the outer electrons। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस से। तो हम लोग ये देख लिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। और रिपल्सिव फोर्स ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अदर इलेक्ट्रॉन उनको दूर हटाने की कोशिश करता है, इसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उनके जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इनके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिए कि इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स सिर्फ इसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लगाएंगे या इसके इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। बाहर के जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगा। इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे या इसी के ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सिर्फ वही लगाएंगे। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। इन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे। कि outer electron experience an attractive force from the nucleus and repulsive force from the other electrons। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि रिपल्सिव फोर्स अदर इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसके बाहर के ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते हैं, या तो उसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे या तो इनर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। इस बात को आप लोग कंसीडर कर लेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं।
स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में शील्डिंग इफेक्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी आप लोग को शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मिल सकता है, इसलिए इन बात को आप लोग नोट्स कर लेंगे। तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझ लिए हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ पेनेट्रेशन पावर, जो कि ऑर्बिटल के क्लोजनेस को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी ऑर्बिट, जैसे एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट या डी ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस के कितने नजदीक है, इस बात को हम लोग पेनेट्रेशन पावर बोलते हैं। जो कि पेनेट्रेशन पावर आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो पी ऑर्बिट है, और जो येलो है ये एस ऑर्बिट है, और जो ग्रीन है वो डी ऑर्बिट है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो एस ऑर्बिट है उनका ग्राफ डाउन है, उसके ऊपर पी है और उसके ऊपर डी है। तो ये हम लोग पहले भी ये डिस्कस किए कि एस ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, और उसके बाद पी ऑर्बिट होता है, उसके बाद डी ऑर्बिट होता है, और उसके बाद एफ ऑर्बिट होता है। इस बात को भी पॉज कर कर आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ये हम लोग देख लिए कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं कि आप बाहर चले जाओ, जो भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हो वो आप बाहर चले जाओ, आप अंदर नहीं आ सकते हो। उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और वो शील्ड की तरफ काम करते हैं। जैसे जो न्यूक्लियस है उसको शील्ड करके रखते हैं कि इसके नजदीक वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, उनको शील्ड करके रखते हैं। इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब यह हुआ कि जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। इसका मतलब यह हुआ कि एटम का यहाँ पर बात हो रहा है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियस डिक्रीजेज। जब भी शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो न्यूक्लियस के तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किंतु जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं, इनको रिपेल करते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स हुआ ये कमजोर हो जाता है।
जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कमजोर हो जाता है। जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको न्यूक्लियस जो भी अट्रैक्ट कर रहा था वो उतने फोर्स से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज, ये हम लोग समझ लिए। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, किंतु वो अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं। इस तरह से वो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज कर जाते हैं। इनके कारण क्या होता है? ड्यू टू रिपल्सन विथ इनर इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं। जो भी न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा वो रिपेल ज्यादा कर पाएगा, वो शील्ड ज्यादा कर पाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल ही आता है, तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहेगा, इसलिए एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा शील्ड कर पाएगा। सबसे ज्यादा शील्ड कर पाएगा तो एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। उसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि एस ऑर्बिटल का जो भी शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। एफ न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा दूर रहता है। जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा दूर है और इस कारण से वो शील्डिंग इफेक्ट कम लगाते हैं। तो इस बात को भी हम लोग समझ लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है। सबसे ज्यादा एस का शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। इसको भी हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे ये देखिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होंगे, आप सब लोग तो जानते हैं। इसके जस्ट बाद एस ऑर्बिटल होगा, ये एस ऑर्बिटल होगा। इसके बाद पी ऑर्बिटल होगा, ये पी ऑर्बिटल है। इसके बाद डी ऑर्बिटल होगा, ये डी ऑर्बिटल है। इसके बाद एफ ऑर्बिटल होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस को पूरा सराउंड किए हुए है, न्यूक्लियस को पूरा सराउंड किए हुए है और इस कारण से न्यूक्लियस को पूरा सील्ड किए हुए है। तो ये जो भी इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर ये सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगा पाएगा, उनके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगा पाएगा और ये जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको ये इधर आने से रोक पाएगा, इसलिए एस का सील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के नजदीक है किंतु वो एस के बाद आता है, इसलिए
पी का जो शील्डिंग इफेक्ट है एस से कम होता है। और उसके बाद डी ऑर्बिटल आते हैं। तो डी ऑर्बिटल का आप डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितना दूर है। डी ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस से काफी दूर पर है, इसलिए डी ऑर्बिटल कम शील्ड कर पाता है। तो इसलिए डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि एफ ऑर्बिटल आता है। उसके बाद एफ ऑर्बिटल आता है जो कि डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, एस से भी ज्यादा है, पी से भी ज्यादा है और डी से भी ज्यादा है। तो इस कारण से जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस को कम शील्ड कर पाएंगे। जब कम शील्ड करेंगे तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम लगाएंगे, जो कि शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस कारण से वो रिपल्सिव फोर्स भी कम लगाएंगे। तो इसी ऑर्डर को वहां पर बताया गया था। कि जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर था एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, सो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस का होगा। उसके बाद पी ऑर्बिटल आते हैं, तो उसके बाद पी का होगा। पी के बाद डी आते हैं, तो उसके बाद डी का होगा। डी के बाद एफ ऑर्बिटल आते हैं, इसलिए सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का होगा। तो इसी बात को उस पॉइंट में रिप्रेजेंट किया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। शील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, इसका ऑर्डर यह होता है। ये पॉइंट भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे और आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये देखा कि न्यूक्लियस के बाहर जो भी एस ऑर्बिटल होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं, उनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को या अपने ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। इस कारण से जो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता था वो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाते हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाते हैं, तो जो कम हुआ उसी को, मतलब जो नेट बच गया अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 100 फोर्स लगाएगा, जैसे 100 पॉइंट का फोर्स लगाया, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिपेल कर कर वो अट्रैक्टिव फोर्स कम कर दिए। मान लिया कि उनको 80 पर ले आ दिए, तो जो 80 हो गया, जो भी 80 पॉइंट्स हो गए, इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ये तो रियल फोर्स नहीं रह गया, जो 80 है ये तो रियल फोर्स नहीं है, ये रियल फोर्स नहीं है। रियल फोर्स 100 लगा था। जो रियल फोर्स था न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया था वो मान लिए कि 100 लगाया था, किंतु जो भी शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उसको रिपेल कर अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज कर दिए, तो वो डिक्रीज होकर 80 पर आ गया। तो ये हुआ इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स एटी जो है वो इफेक्टिव फोर्स हो गया। तो इसी इफेक्टिव फोर्स को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। refers to actual charge experienced by the outermost electrons
जो भी outermost इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, शील्डिंग डिक्रीजेज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो शील्डिंग इफेक्ट उसी को, उस अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज कर देता है, मतलब वीक कर देता है। तो इसी के बाद जो फोर्स लगता है उसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन इस तरह से होता है कि जेड माइनस सिग्मा, जो जेड हम लोग लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पर जो सिग्मा है वो शील्डिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रिमेनिंग फोर्स होते हैं, जब भी आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिपेल करते हैं, तो जो फोर्स इफेक्टिव फोर्स रह गए उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से करते हैं। जेड इफेक्टिव कितना रह गया, इस चीज का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग जेड माइनस सिग्मा करेंगे। जहाँ पर जेड होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, उस जो भी हम लोग पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, तो जेड यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। और जो सिग्मा हुआ, सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट होता है। शील्डिंग कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि जो भी इनर इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहे हैं, वो इनर इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट होता है, जो कि अलग अलग ऑर्बिटल पर निर्भर करता है। जैसे एस ऑर्बिटल का शील्डिंग कांस्टेंट अलग होता है, पी ऑर्बिटल का शील्डिंग कांस्टेंट अलग होता है, डी ऑर्बिटल का भी शील्डिंग कांस्टेंट अलग होता है। शील्डिंग कांस्टेंट का आप मीनिंग ये भी समझ सकते हैं कि शील्ड करने का एक तरह से उसको पावर बोल सकते हैं, कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को कितना शील्ड कर सकते हैं, वो कितना एक तरह से आप लोग फोर्स बोल सकते हैं, किंतु ये फोर्स नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना शील्ड कर पाते हैं न्यूक्लियस को, वो कितना आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा पाते हैं जिससे कि वो रिपेल हो जाए, जो कि ये वेरी करता है। एस ऑर्बिटल का अलग शील्डिंग कांस्टेंट होता है, पी ऑर्बिटल का अलग होता है और डी का अलग होता है। इस तरह से हर एक ऑर्बिटल का शील्डिंग कांस्टेंट भी अलग होता है। इसको आगे हम लोग और इलेबोरेट करेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते थे, और इसके बाद जो भी होता है वो जेड इफेक्टिव रहता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिस कारण से अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है, कॉल्ड अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। देयर इज ए रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए, जिसके कारण जेड इफेक्टिव जनरेट होता है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में डिक्रीज आता है, स्क्रीनिंग सॉरी जो अट्रैक्शन फोर्स में, अट्रैक्टिव फोर्स में जो भी डिक्रीज आता है शील्डिंग इफेक्ट के कारण, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो भी रिडक्शन आता है
न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होता है उसमें जो भी रिडक्शन आता है उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 2, इफ न्यूक्लियर चार्ज जेड द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड, जेड इफेक्टिव। इसको कैलकुलेट करते हैं तो जेड माइनस सिग्मा, ये भी हम लोग देख लिए हैं कि किस तरह से करते हैं। वेयर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इट इज ए मेजर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मीनिंग ये होता है कि जिस भी वैलेंस सेल का हम लोग ये रिपल्सिव फोर्स या शील्डिंग इफेक्ट हम लोग मेजर कर रहे हैं, वो उनके अंदर के इनर ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल कर रहे हैं उसी को हम लोग रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। जो भी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इनर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं उसी को हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को मेजर करने का ही ये एक तरीका है जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और जेड इफेक्टिव को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जेड माइनस सिग्मा। पॉइंट नंबर 3, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब इंक्रीज करेगा तो सिग्मा इंक्रीज करेगा और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे वैलेंस ऑर्बिट के हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी इफेक्टिव फोर्स का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अट्रैक्शन वो फील कर रहा है, तो इसमें यह बताया गया है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब ज्यादा होंगे तो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा, इस कारण से जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। ये एक न्यूक्लियस है और इसके बाहर एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद पी ऑर्बिटल है। ये पी ऑर्बिटल है, इनमें मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके जो भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है या इसके भी ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करेंगे, या सारे इसको रिपेल करेंगे, या सारे इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यहाँ देखेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेंगे तो सिग्मा का वैल्यू ज्यादा होगा। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेंगे तो ये तभी ज्यादा लगेंगे कि जब ये सारे इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर
रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो जो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं उसी को तो एक कांस्टेंट के थ्रू बताया गया है कि वो सिग्मा है। सिग्मा और रिपल्सिव फोर्स को ही मेजर करने का एक तरीका है सिग्मा। तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेंगे तो इसका मतलब है कि सिग्मा का वैल्यू ज्यादा है, सिग्मा का भी वैल्यू ज्यादा है। जब इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेंगे तो ये अट्रैक्ट कम कर पाएगा, न्यूक्लियस जो है इसको अट्रैक्ट कम करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव कम हो गया। जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब ज्यादा होंगे तो सिग्मा का भी वैल्यू ज्यादा होगा और जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। जब भी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेंगे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेंगे तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएंगे, जो कि नेट जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को तो हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते थे। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि सिग्मा का वैल्यू ज्यादा हो गया है। सिग्मा का वैल्यू ज्यादा कैसे हुआ है? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो गए हैं, उनके इनर इलेक्ट्रॉन जो भी है उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं। और इसके आगे देखेंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होंगे तो सिग्मा का वैल्यू कम होगा और जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेंगे। इसको भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ न्यूक्लियस है, इसके बाहर एस ऑर्बिटल है, इसके बाहर पी ऑर्बिटल है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोगों ने देखा कि रिपल्सिव फोर्स जब कम रहेंगे तो सिग्मा का वैल्यू भी कम रहेगा। सिग्मा का वैल्यू कम रहेगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। इसका मीनिंग ये है ये इसको बहुत ही कम रिपेल कर पा रहा है। जो भी इंटर इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन है, इनको रिपेल कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। ये रिपल्सिव फोर्स कम है। रिपल्सिव फोर्स कम है तो रिपल्सिव फोर्स इसलिए कम है क्योंकि सिग्मा का वैल्यू कम लग रहा है, सिग्मा कम लग रहा है। ये रिपल्सिव फोर्स कम लगा रहे हैं, तो रिपल्सिव फोर्स कम लगा रहे हैं तो इसी को तो टर्म दिया गया है सिग्मा। रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है इसलिए सिग्मा भी कम रहेगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम लग रहा है इसलिए सिग्मा का वैल्यू भी कम हो जाएगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम लग रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कम कर पा रहे हैं। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स कम है, इन लोग के अंदर इतना फोर्स नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा रिपेल कर पाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। ये वीक का साइन है, जब एरो डाउनवर्ड रहता है तो इसको हम लोग वीक बोलते हैं। तो इस कारण से सिग्मा का वैल्यू भी कम हो जाएगा। हम लोग ये देख लिए, जब ये लोग बहुत ही कम फोर्स से इसको रिपेल करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि सिग्मा का वैल्यू कम है, सिग्मा कमजोर है, ये लोग ज्यादा रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से ये लोग ज्यादा रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है,
न्यूक्लियस तो अपना फोर्स लगाएगा, इसलिए न्यूक्लियस जीत जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियस जीत जाएगा, न्यूक्लियस इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा देगा, क्योंकि इसको रिपेल करने वाले बहुत ही कमजोर है। ये सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोर है, इसको नहीं रिपेल कर पा रहे हैं, और न्यूक्लियस इसको अपने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। इसको रोकने वाले बहुत ही कमजोर है, इसलिए यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, ये न्यूक्लियस जीत जाएगा यहाँ पर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव कम हो गया, सॉरी जेड इफेक्टिव बढ़ गया। यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उनके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाने वाले हैं वो बहुत ही कमजोर है। ये बहुत कमजोर आर्मी है, आप लोग ये समझ सकते हैं, ये कमजोर आर्मी है। इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको बचाने वाले आर्मी बहुत ही कम है, इसलिए न्यूक्लियस जीत जाएगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस अपनी तरफ खींच लेगा, इसका ऑटोमेटिक सा मीनिंग ये हो गया कि न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बढ़ गया है, न्यूक्लियस उसको आसानी से खींच लिया है। इसके आगे का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, जेड इफेक्टिव नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by the outer electron in polyelectronic atom। इसको हम लोगों ने देख लिया कि जेड इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके ऊपर हम लोग कंसीडर कर रहे थे जेड इफेक्टिव, वो कितना नेट पॉजिटिव चार्ज फील करते हैं, मतलब न्यूक्लियस उसको कितना फोर्स से अपनी तरफ खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन होते हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा कर लिया, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगा लिया, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फील हो गया। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फील हुआ इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। इसी बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट नंबर 5, स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का, डी का और एफ का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होते हैं। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इस पॉइंट का जो डिटेल्ड मीनिंग है वो क्या होता है। ये सारे हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो एस का ज्यादा होता है। एस का ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है। एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है तो शील्ड ज्यादा कर पाएगा, वो न्यूक्लियस को बचा पाएगा, उसके नजदीक किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा, इसलिए एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। एस के बाद वाले जो ऑर्बिट होते हैं वो पी ऑर्बिट होते हैं, तो पी का स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है। उसके बाद के जो होते हैं डी ऑर्बिट होते हैं, तो डी का और कम होता है। सबसे बाद के होते हैं वो एफ होते हैं, एफ का बहुत ही कम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहते हैं। इस कंसेप्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे और इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।